Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Ma'am, you can start. You are co-host now. Okay. Just a minute. Good afternoon, all of you. आप सभी लोगों का आज के वेबिनार में मैं स्वागत करती हूँ। आई होप पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं और रौनक सर ने सभी को अपने म्यूट कर दिया होगा सर। जी मैडम, सब लोग म्यूटेड है अब। ओके। और पार्टिसिपेंट्स ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर जाएंगे। ओके। सो चैट में सभी लोग गुड आफ्टरनून कर रहे हैं। सविता रावत, मोना चौहान, राधा शिवारे, मुबीना खानम, रेखा यादव, इंदौर, किरण लता, आप सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। ठीक है, अब हम अपनी आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल जो हमारा चल रहा है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। ठीक है। हमारा टॉपिक जैसा कि ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया के क्रम में हम पढ़ा रहे हैं और उसी में हम आपसे ये क्लासेस हम अपने ले रहे हैं अभी। और इसके लास्ट अब शायद मेरे 2 वेबिनार और हैं जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया, उसके बाद ये 10 टोटल 10 के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल मैंने जैसा आपको बताया काफ़ी सारे हैं, तो मैंने जो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़रूरी जो सारे थे वो मैंने आपको इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। ठीक है। अब जैसे कि आज हमें पार्ट 8, अब हम अब तक पढ़ रहे थे, आपसे एम्ब्रॉयडरी टेक्सटाइल के बारे में डिस्कशन हमने किया था। तो एम्ब्रॉयडरी टेक्सटाइल में जब हमने आपसे बात की तो उस समय हम आपसे क्या कह रहे थे, आपसे हमने फुलकारी के बारे में बात की, आपसे हमने कांथा के बारे में बात की, आपसे हमने चंबा रुमाल के बारे में बात की, हमने कसूती के बारे में बात की, राइट। तो वो तो सारी चीजें क्या थी, फैब्रिक एंड एम्बेलिशमेंट के तरीके से हम एक समझ सकते हैं कि वो सरफेस ऑर्नामेंटेशन था सारा। लेकिन अब ये जो हम पढ़ रहे हैं सारा ये, अब ये वाली चीज क्या है, अब ये वीविंग के प्रोसेस से है। जैसे वीविंग में हमने आपको बताया ताना और बाना होता है, तो वीविंग कैसे होती है, ताना, बार और वेफ्ट इंटरलेस जब आप करोगे उसको, तो आपका ताना और बाना जो है वो इससे आपका बनता है कपड़ा। तो अब ये जो हम अपने आपको बता रहे हैं, ये ताना और बाना के द्वारा कैसे डिजाइन बनाए, तो इसमें क्या है, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल में है जो हम आपसे बात करेंगे, उसमें जो भी डिजाइन बनी वो ना तो एम्ब्रॉयडरी से बनी ना ही वो प्रिंटिंग से बनी। वो क्या है, ताना और बाना के ऊपर पहले ही एक डिजाइन ग्राफ पेपर पे बना के उसी हिसाब से जो कहते हैं वेफ्ट के यार्न इंसर्ट किए गए, राइट, और उस अकॉर्डिंग डिजाइन बनाई गई हैं उसमें। हम आज आपसे उसी की बात करेंगे। तो आज की जो वेबिनार की हमारी आउटलाइंस हैं वो डिस्कस करने से पहले मैं होस्ट करने के लिए, वेबिनार को होस्ट करने के लिए निम्मी डीजीटी को धन्यवाद देती हूँ। उनकी तरफ से जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं मिस्टर रौनक, थैंक यू रौनक सर। एंड इसको को होस्ट मैं सोनू भिया, ट्रेनिंग ऑफिसर एनएसटी जयपुर से कर रही हूँ। आप कॉरेस्पॉन्डेंस पर्पज से नीचे देखिए, बिल्कुल मेरा ईमेल एड्रेस और फोन नंबर लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर लीजिए। पिछले कुछ दिनों में जो भी लोग ईमेल कर रहे हैं, आई होप रिप्लाई सभी को मिल रहा है, राइट। और कुछ एक ना जस्ट मेल मुझे करते हैं और उसमें मैटर नहीं लिखा होता, प्लीज कुछ लिखें तो मैं आपको उस अकॉर्डिंग उसका रिप्लाई कर पाऊंगी, रिस्पॉन्ड कर पाऊंगी। ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया पार्ट 8, वोवन टेक्सटाइल। देखिए, वोवन टेक्सटाइल में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले आज हम पहले तो वोवन टेक्सटाइल का थोड़ा सा परिचय की बात करेंगे आज हम आपसे। उसके बाद में मसलिन ऑफ बंगाल। देखिए, ये बंगाल अभी क्या है, ये एक्चुअली ढाका बांग्लादेश की अंदर है, लेकिन क्योंकि जिस समय की ये बात मैं कर रही हूँ उस समय भारत हमारा एक ही था, भारत हमारा अपना एक उसमें भारत के अलग अलग विभाजन भारत का नहीं हुआ था। तो मैं उस समय की आपसे बात कर रही हूँ और आपको मैं मसलिन को मैं बात करना महत्वपूर्ण इसलिए भी समझ रही हूँ क्योंकि मसलिन का जो स्वरूप था अब है ही नहीं।
आज के टाइम में आप क्या जानते हो आप, लेकिन जो हैंडलूम फैब्रिक था, ढाका की मलमल, वो तो अब है ही नहीं, ठीक है। सो वो ये प्रॉब्लम एक है कि इसलिए मुझे इसके लिए बात करना आपसे जरूरी बहुत था कि मैं आपको ढाका की मलमल के बारे में बताऊं। उसके बाद में मैं उसमें आगे हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे। जामदानी, जामदानी हम पढ़ेंगे, बंगाल की है। उसके बारे में, जामदानी के बारे में हम बातचीत करेंगे। जामदानी के बाद में हम बात करेंगे बालूचरी ऑफ बंगाल, तो बंगाल की जो बालूचरी साड़ी है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा है ये जो पूरी चर्चा मेरी आज से रहेगी, आप लोगों से जो मेरा डिस्कशन रहेगा, आज हम केवल और केवल बंगाल के जो है ढाका की मलमल, जामदानी जो है आपकी बेंगोस के अलावा हम बालूचरी जो साड़ियां हैं हम उसके बारे में आज आपसे बात करेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, भारत का जो हमारे देश का इतिहास रहा है वो बहुत ही समृद्धशाली रहा है, बहुत ही समृद्धशाली। आप चाहें उसको कला के दृष्टिकोण से देख लें, विभिन्न प्रकार के आर्ट देख लें, आप उस चाहे टेक्सटाइल के दृष्टिकोण से देख लें, ठीक है, चाहे आप सोना चांदी के दृष्टिकोण से देख लें, या हमारे पास जो लिटरेचर रहा है, हमारे जो पुरातन के हमारे जो शास्त्र रहे हैं वो देख लें, तो जितने भी हमारे उपलब्ध थे, चाहे ठीक है, उतने तो हमारे धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक शास्त्र जो पुराने समय में लिखे गए उतने बचे भी नहीं, क्योंकि भारत को अपनी खूबसूरती, भारत को अपनी हर एक तरीके से समृद्ध होना, चाहे वो एक मानवता के तौर पे हो, चाहे वो धार्मिक स्तर पर हो, चाहे वो जो क्या कहते हैं व्यापार के स्तर पे हो, चाहे खनिज जो आपके मेटेलिक वगैरह, गोल्ड सिल्वर, कीमती धातुएं वगैरह, रत्न, उनके स्तर पर हो, तो भारत का समृद्धशाली होना ही, भारत के ऊपर जो बार बार आक्रमण हुए और बार बार लोगों ने इतने लंबे वर्ष तक शासन किया, वो यही परिणाम है, यही इसी वजह से हुआ है। और इसी हमारे देश के अंदर जो देशवासियों के जीवन में जो इतने उतार चढ़ाव आए, वो इसी आए, और उसके उतार चढ़ाव की वजह से जो हमारा परंपरागत कलाओं का स्वरूप था, परंपरागत जो हमारे टेक्सटाइल थे, उनके अंदर भी परिवर्तन आया है। आप अगर हम प्राचीन काल से ही आप देखें, वस्त्र कला हमारे भारत में इतनी फल फूल रही थी, इतनी फल फूल रही थी प्राचीन काल से, कि उस समय का इतिहास तो पुराणों में भी मिलता है। और मैंने जैसे आपको बताया था कि रामायण के अंदर क्या था, स्वर्ण तंतु निर्मित, तो ये समझ लीजिए आप, रामायण काल में भी हमारे यहाँ पर इतनी समृद्धशाली थी ये जो वस्त्र निर्माण की जो कला है, कि उस समय स्वर्ण तंतु निर्मित परिधान बनाए गए। तो आप ये समझिए कि हमारे जो अपैरल का, टेक्सटाइल का इतिहास है हमारा, ये बहुत पुराना है। तो हम केवल जितनी किताबें अभी बची है हमें उनके माध्यम से पता चलता है, बाकी तो बहुत सारी किताब भी नहीं है, बुक्स भी नहीं है, जो पुराने हमारे ग्रंथ थे वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए, इतने आक्रमण हुए। मतलब जो बहुत सारे लोगों ने, मैं पर्टिकुलर नाम अभी इसमें मेंशन नहीं करूंगी अपने वेबिनार में, बट बहुत आक्रमण हुए। तो उन आक्रमणों की वजह से, विदेशी आक्रमणों की वजह से हमारे जला दिए गए। अब आपके पास चीजें हैं ही नहीं तो पढ़ोगे कहाँ से? तो जो कुछ बचा हुआ है उनसे ही हमें एविडेंस मिल रहे हैं कि ये चीजें थी जो भारत के अंदर थी। सो अगर हम कहें कपास बनाने की प्रक्रिया भी ऐसी थी जो भारतीय लोगों को विशेष तकनीक पता थी, और कपास बनाने के बाद में वो इतना महीन उससे कपड़ा बुन लिया करते थे जो बिल्कुल पारदर्शी। मैं आपको जो बात कर रही हूँ कपास की जो प्रक्रिया, उसमें ढाका की मलमल की मैं बात करूंगी, वो इतनी बारीक, इतनी बारीक कि पूरा जो थान है, जो पूरा, आप तो थान को आप अंगूठी में से निकाल सकते हो। मैंने आपको एक रिंग जो शॉल है, मैंने आपको बात चर्चा की थी, आप याद करें शहतूश के समय, जब मैंने आपसे कहा था कि सम्राट अकबर ने उनको ये भी नाम दिया था, रिंग शॉल का नाम दिया था, क्योंकि वो जो शॉल का पूरा फैब्रिक था वो आप रिंग में से निकाल सकते हो। सेम ऐसे ही आक्रमणकारियों ने विध्वंस भी किया, नष्ट भी किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो टेक्सटाइल हमारा है परंपरागत, जो हमारा आज हम जितना भी बचा कुचा है, इसका श्रेय मुगलों को बहुत जाता है। मुगल सम्राट अकबर ने ये जितना भी हमारा वोवन टेक्सटाइल है उसके ऊपर, उसको सहेजने और उसको संरक्षित करने के बड़े प्रयास करे, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था कि फिर औरंगजेब के पश्चात वो लुप्त हो गए, क्योंकि उन्होंने उतना कोई खास कार्य इस संबंध में किया नहीं। अब हम अगर बात करें कि शुरुआत में जब हम अपने देश को ही देखते हैं, जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल की मैं बात आपसे कर रही हूँ, वोवन फैब्रिक इज एनी टेक्सटाइल फॉर्म बाय वीविंग। वीविंग के द्वारा आप जो भी टेक्सटाइल प्राप्त करते हो वो आपका कहलाता है वोवन टेक्सटाइल। वोवन फैब्रिक्स आर ऑफन क्रिएटेड ऑन ए लूम, ये लूम पर बनेंगे, एंड मेड ऑफ मेनी थ्रेड्स वोवन ऑन ए वाप एंड वेफ्ट, ताना और बाना, इनके द्वारा जो आप बनाओगे
वो एक और मोर देन वन भी हो सकते हैं। टेक्निकली वोवन फैब्रिक इज एनी फैब्रिक मेड बाय इंटरलेसिंग टू और मोर थ्रेड्स एट राइट एंगल टू वन अनदर। एक्चुअली वोवन क्या है, दो या दो से अधिक धागों को एक दूसरे में इंटरलेस करना उचित एंगल पर, वो आपका कहलाता है वो विविंग की प्रक्रिया। ठीक है। द स्टोरी ऑफ टेक्सटाइल इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। यदि मैं टेक्सटाइल की बात करूं तो भारत के टेक्सटाइल की जो कहानी है वो सबसे पुरातन है, पूरे विश्व में सबसे पुरातन है। मैं आज आपसे जिन 3 टेक्सटाइल के बारे में बात करने वाली हूं उसमें से 2 तो आप देखिए मृत प्राय है, ठीक है, 2, और एक है जो अभी उसको थोड़ा चेंजेस करके अभी भी जैसे जो जामदानी है वो अभी भी प्रचलन में है। ठीक है। सो अब भी हम ये कहें कि भारत का टेक्सटाइल तो इतना समृद्धशाली रहा है कि अरब कंट्रीज से लोग पुराने समय में आके यहाँ के कपड़े को बेच के अरब व्यापारी मुनाफा कमाते थे। ठीक है। सो यहाँ अलग अलग देशों के, जो अगर मैं बात करूं आपसे, चाहे मैं आपसे ब्रोकेड की बात कर लूं यहाँ पे, चाहे मैं बालूचरी की बात कर लूं, चाहे मैं जामदानी की बात कर लूं, चाहे मैं आपसे अलग अलग जो और हमारे हैं उसकी बात कर लूं, तो यहाँ पर हमारा जो इतिहास है वो सबसे पुरातन रहा है। The earliest surviving India cotton thread date to around 4000 BC and dyed fabric from the region are documented as far back as 2500 BC। देखिए मेरा एक अपना ये है, बिफोर क्रिश्चियन एरा में नहीं बोलती हूँ मैं, ये सबका कॉमन एरा है, तो मैं ये बीसी के लिए मैं अपनी तरफ से बिफोर कॉमन एरा वर्ड शब्द का प्रयोग करती हूँ। क्योंकि मैं ये क्यों कहूँ बिफोर क्रिश्चियन एरा में, सिंपल सी बात है, जो मैंने जिनसे लर्न किया है और जिनसे ये सारी चीजें, क्योंकि आप कुछ भी सीखते हो, आप कुछ भी, आपको जो ज्ञान होता है, आपका नॉलेज होता है, उसका जो उस पर पाथ पे ले जाने का श्रेय है वो आपके गुरु, जो आप कह सकते हो, उनको जाता है। तो मैंने यही सीखा है कि वाई बिफोर कॉमन क्रिश्चियन एरा, मैं इसके लिए पर्टिकुलर शब्द बिफोर कॉमन एरा ही यूज करूंगी। जब भी ये बात आएगा बीसी, मैं एक ही वर्ड यूज करूंगी, बिफोर कॉमन एरा। ओके। सो तो इसमें ये है, अगर हम इंडियन सर्वाइवल की देखें तो कॉटन थ्रेड्स 4000 बिफोर कॉमन एरा से भी आपको पूर्व के मिलते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर हम कहें तो डाइड फैब्रिक फ्रॉम द रीजन आर डॉक्यूमेंटेड एज फार बैक तो 2500 बिफोर कॉमन एरा। तो दैट मीन्स हमारा इतिहास है बहुत पुराना टेक्सटाइल को लेके, राइट। सो global trade system were formed and on the export of Indian fabric and the hand making of cloth continues to shape India today। global trade system जो है, हमारा जो इंडिया का कपड़ा एक्सपोर्ट होता है उसका सबसे बड़ा योगदान आज भी और शुरू से रहा है। इतनी समृद्ध कला रही है हमारे टेक्सटाइल की कि विश्व का जो व्यापार है उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान स्थान रहा है। एंड द हैंड मेकिंग ऑफ क्लॉथ कंटिन्यूज टू शेप इंडिया टुडे। और जो हमारे इंडिया की शेप आज आप देख रहे हैं उसमें आप इन सब चीजों को भुला नहीं सकते हैं, उनका विशेष योगदान रहा है, राइट। सो अब हम आज आपसे बात कर रहे हैं इंडिया's rich natural resources for making and decorating textile are unrevealed। The varied geographical region and climate provide a huge range of plant fibers and natural dye for the cultivator, weavers, dyer, printer and embroiderer of the subcontinent। हमारे यहाँ पर जो अलग अलग जोग्राफिकल रीजन है, उनका क्लाइमेट्स है, वो डिफरेंट काइंड के प्लांट को बनाना, उसकी निर्मित करना, उसमें विशेष जो एक प्रॉपर्टीज आ जाती है जो मैं डिस्कस ऑलरेडी हो चुकी हैं, वो सारी होती हैं। Our centuries most region developed specialty based on local resources। The golden silk of Assam, यदि मैं हमारी बात करूं अभी आपसे, तो golden silk of Assam, fine cotton of Bengal, बंगाल की fine cotton, the red dye of Southeast India, textile maker use an astonishing range of skills to produce raw material and produce regionally distinctive dye, weave, print and embroideries। तो हमारे यहाँ पे आप ये कहें शुरू से आज देखिए डिफरेंट आपकी कोर्सेज हैं, स्किल यूनिवर्सिटीज है, स्किल जो ट्रेनिंग है, वो तो अब ना, पहले टाइम पे तो पूछता ही नहीं है कि पिता से उसका बेटा सीख रहा है, दादा से पोता सीख रहा है, यही तरीके से ट्रांसफर होती थी। तो ये उस समय भी स्किल एक अद्भुत और देखने लायक हमारी इन सब चीजों की, हमारा चाहे आसाम के सिल्क की बात हो जाए, बंगाल के कॉटन की बात की जाए, रेड डाइड साउथ ईस्ट के टेक्सटाइल की बात हो जाए, तो इन्होंने हमारे डिफरेंट जो स्किल्स हैं उनका यूज करके इसको अलग अलग तरीके से इस टेक्सटाइल को खूबसूरत बनाया है। कॉटन एंड सिल्क आर द रॉ मटेरियल मोस्ट एसोसिएटेड विद इंडियन टेक्सटाइल। हमारा जो इंडिया टेक्सटाइल है
उसमें दो जो फाइबर है वो सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल टेक्सटाइल में मोस्ट एसोसिएटेड हैं। एक तो क्या है सिल्क और दूसरा है कॉटन। कॉटन तो यहाँ हमारे खुद ही बहुतायत पे बहुत ज्यादा होता है। और उसके अलावा हम कॉटन की बात करें तो चाइना है, तो चाइना ने सबसे पहले सिल्क का किया था। और ये सिल्क की हमारे यहाँ भी हमने हालांकि शुरुआत के दौर में, क्योंकि चाइना ने जब ये स्किल आगे बताई नहीं तो ये वहां से हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब सभी लोगों को इसकी टेक्निक स्लोली स्लोली जब लोग माइग्रेटेड होकर इधर उधर जाते हैं तो पता चल जाती है। तो ये दो जो हैं फाइबर, कॉटन एंड सिल्क, ये ट्रेडिशनल टेक्सटाइल जो वोवन की मैं आज बात कर रही हूँ आपसे, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। India supplied cotton cloth to the world for centuries. The country also produced an astonishing variety of handmade fabrics for domestic use until industrialization changed how cotton were made and soft. So, देखिए अगर कॉटन की बात करें तो हम कॉटन जो है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर सेंचुरियों से, कई हम कह सकते हैं शताब्दियों से सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। और हम डिफरेंट इसकी जो वैरायटी है वो भी डेवलप की गई है। बट हाँ, कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन और हैंडलूम जो था वो क्लियर नहीं आया है। सॉरी, हैंडलूम जो था वो सरवाइव नहीं कर पाया उतना, उनके लेबर जो है उनको उतना पैसा नहीं मिल पाया है। तो बात इस वजह से भी हुई। और कुछ तो जो है जिन लोगों ने सोचा, जैसे ब्रिटिश काल में कई कलाओं को जानने वाले कई वीवर्स को पनिश किया गया। उनकी पूरी जो कहते हैं, मैं आपको उनकी जो पूरी फैमिली है उसमें इस कला को, वीविंग को जानने वाले लोग रहे ही नहीं, उनको इस कदर पनिश भी किया गया। ऐसा एविडेंसेस और ऐसा इतिहास में लिखा हुआ मिलता है। गुंजन आहूजा एफडीटी मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अजय राजपूत वॉइस नहीं आ रही है। अजय राजपूत लिख रहे हैं डीएम के टॉपिक बिल्कुल पढ़ाऊंगी मैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप मेल कर दें कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर आप चाहते हैं, मैं 2 वेबिनार कंडक्ट कर लेंगे, उसकी कोई बात नहीं है, आप मेल कर दें मुझे, ठीक है। मिस्टर अजय राजपूत आप लिख रहे हैं, ओके फाइन। ज्योति तंवर लिख रही है मैम यू आर ऑडिबल। एक्चुअली चैट में मैं ये मुझे पढ़ना जरूरी है, मैं अपने फ्लो में कंटिन्यू आपको पढ़ाए जा रही हूँ। और अगर मान लीजिए सबको वॉइस नहीं आ रही है तो वेबिनार हमारे लिए फिर फ्रूटफुल नहीं होगा ना, फिर दोबारा कंडक्ट करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। यूट्यूब पे भी यही सेम अपलोड हो जाएगा, ओके ठीक है। आपने 1-2 बार पहले भी हैंड रेस किया है पर आप अपनी बात कह नहीं पाए। अजय राजपूत आप लिख दें, मुझे मेल कर दें बेशक, ओके डोंट वरी। India's wild and semi-domestic silk, quite distinct from that of cultivated mulberry silkworm, continue to provide a huge range of yarn and fabric for local use. अदर एनिमल फाइबर अगर हम कहें तो शीप्स वूल है, ये भी है जो इंडिया के अंदर उसमें रहे। लेकिन हम जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल बहुतायत की जो बात करूंगी मैं आपसे, जब भी वेबिनार्स में समझ में आ जाएगा, वो कॉटन और सिल्क की मैक्सिमम बात हो रही है। जहां भी आप देखेंगे इन्हीं को हैंडलूम करके बहुत अच्छा बनाया गया है। फिनिश टेक्सटाइल आर आल्सो ऑफन डेकोरेटेड विद नेचुरल प्रोडक्ट्स, राइट। सो ये है, ये इसमें आपके अदर एनिमल फाइबर्स टेक्सटाइल में भी है, शीप्स वूल को भी यूज किया गया, इनका भी रोल है, लेकिन हम कॉटन और सिल्क की ज्यादा इसमें देखेंगे। अब अगर हम बात करें, हम बात करते हैं आपसे ढाका की मलमल के बारे में। मुगल एम्परर्स वर ड्रेसेस मेड ऑफ ढाका मसलिन। हम अगर ढाका के मसलिन की बात करें तो जो मुगल एम्परर्स जितने भी हैं उनकी ड्रेसेस ढाका की मसलिन की ही उस समय बनाई जाती थी, ओके। Muslin by being worn by the emperor became a part of the Mughal apparatus of power. जो उन लोगों के बाद में पहनी जाती थी एम्परर, तो वो कहीं ना कहीं उनके एक शक्तिशाली होने का एक सिंबल भी बन जाता है, क्योंकि वो एक कॉमन मैन के लिए उपलब्ध नहीं होती थी। The Mughals often embellished their muslin wear with Persian derived motifs called booty and embroidery known as चिकनकारी। जो मुस्लिम कम्युनिटी मुगल्स थे, एक्चुअली मुगल्स है, वो क्या करते थे, देखिए टेक्सटाइल आज जो आप देख रहे हैं संरक्षित स्वरूप, उसमें बहुत बड़ा योगदान है मुगल्स का। सो उन्होंने इसको बचा के रखा है फिर भी। तो उनका क्या था, वो उस समय मैंने जैसे आपको बताया चिकनकारी, तो चिकनकारी का कपड़ा मैंने आपको बताया था मलमल, तो वो इसी बिल्कुल फाइन क्वालिटी की मसलिन की बात हो रही है तब आपसे। तो वो उसपे क्या पर्शियन मोटिव्स है, पर्शियन मोटिव्स भी उसके अंदर यूज किए जाते थे, जो मुगल्स जो मसलिन वियर्स बनाते थे उसमें। More crucially, they incorporated it within their aesthetic framework, giving names that drew on the idioms and images of classical Persian poetry for their different varieties of muslin. देखिए मसलिन इतनी महीन,
इतनी बारीक और इतनी फाइन क्वालिटी की मसलिन हुआ करती थी कि जो ऐसा कह सकते हैं कि ढाका के बुनकरों के हाथ में जादू था। वो इस तरीके से कि आज के टाइम में अगर देखें कि आप सब इन ढाका के बुनकरों के जादू के बारे में मिस्टर वॉटसन लिखते हैं कि हम अपनी समस्त मशीनों के प्रयोग से और सारे स्किल को अगर हम मिला भी ले तो भी हम इतनी सुंदर बारीक वस्त्र नहीं बना पाए आज तक जितना कि ये ढाका की बुनी हुई हवा है। अब आप देख लीजिए किससे तुलना की है, मतलब राइटर ने उन्होंने ट्रेडिशनल टेक्सटाइल की जब स्टडी की तो उन्होंने किससे तुलना की है, वो कह रहे हैं ये बुनी हुई हवा है। और इसके बारे में एक और बात जो है, ढाका की जो मलमल है उसके बारे में एक चीज और फेमस थी। वो क्या फेमस है उसके बारे में कि ढाका की मलमल के लिए जो आप कपास से जो बनाते हैं ना, उसको कॉटन से बनाते हैं क्योंकि कॉटन है, ठीक है, कि एक जो मलमल का थान है वो अंगूठी में से निकाला जा सकता है पूरा। और दूसरा ये भी कहा जाता था कि एक थान एक मैच बॉक्स की डिब्बे में समा सकता है। अब आप सोचें कितना बारीक और महीन काम रहा होगा जिसके लिए इतिहास में हमें ये लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। और ये अगर हम कहें 10 गज का थान, 10 गज का थान लगभग 5 महीने में बनकर तैयार होता था। तो जो 10 गज का थान 5 महीने में बनके तैयार हुआ है, कॉस्ट भी उसकी उसी अकॉर्डिंग होगी, है ना। और यही कारण है कि जब रॉयल फैमिलीज और यही अफोर्ड कर पाएंगी ना, क्योंकि उसका रेट का भी मैटर करता है कि पे कैसे कर पाओगे उसके लिए। ओके, सो कॉमन मैन के लिए तो मुश्किल है। अगर मान लीजिए 10 गज का हम बात कर रहे हैं, थान 5 महीने में बना है, तो जिसने तैयार किया उसको कम से कम बनाने का, उसका रोजगार के लिए उसको हर महीने जितना खर्चा वो तो ऐड करेगा ना उसके अंदर। अच्छा, इसमें क्या है, इसके कुछ नाम दिए गए, जैसे क्या क्या नाम दिए गए आप इसमें क्या देख रहे हैं, आबे रवा फ्लोइंग वाटर बहता हुआ पानी, शबनम इवनिंग ड्यू, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट आप ये देख रहे हैं तंजीब ऑर्नामेंट ऑफ द बॉडी, मैन सो प्लीजिंग टू द आई, और ऐसे कई जो है वो नाम दिए गए इसके इसके उसको देख के जिस हिसाब से ये बनी हुई होती थी ढाका की मलमल। ढाका अभी हमारे देश में नहीं है, ठीक है, अब ये बांग्लादेश की है। लेकिन क्योंकि हम पुरानी बात कर रहे हैं तो जब हमारे यहाँ था तो हमें आपको ये समझाना पड़ेगा कि ढाका की मलमल जो है वो कितनी अच्छी और कैसी रही है। ढाका की अगर हम कहें, इनको एक्चुअली बहुत अनुकूल तापमान में बनाना बहुत जरूरी होता था, क्योंकि इनके जो यान है वो इतने बारीक होते थे कि वातावरण की जो उष्मा है, जो अगर गर्मी है उससे वो टूट सकते हैं, चटक सकते हैं। तो ज्यादातर कब बताया जाता था, जब जो एयर है इन्हें रेनी सीजन में बुना जाता था, जबकि नमी होती है वातावरण में, उस समय ही इनको बुना जाता था। तो ये मैंने आपको ढाका की मलमल के बारे में जो अभी हमने बात की, ये देखिए इस तरीके से इतनी महीन और बारीक हुआ करती थी। और एक बार ढाका की मलमल के बारे में तो एक ये कहा भी गया है कि औरंगजेब अपनी उसमें दरबार में बैठे थे तो उनकी डॉटर जेबुनिसा वो आई, जैसे डॉटर अपने फादर से कुछ बात करने, तो फादर ने उनको बोला कि बेटे आपने बहुत ट्रांसी कपड़ा पहना हुआ है तो आप थोड़ा सा दरबार में आते समय इसका ख्याल रखें। शी रिप्लाइड कि अपने फादर को उन्होंने कहा कि 8 लेयर ऑफ मसलिन की है ये। अब सोचें आप कितनी खूबसूरत मसलिन की मैं बात कर रही हूँ आपसे, है ना। तो 8 लेयर्स ऑफ मसलिन की है, उसके बावजूद भी वो इतनी उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है। Akbar's half century of region of the late 16th century that Malmal Khas, a special clothing of muslin diaphanous fine, began to the made exclusive for the emperor and the imperial household. अकबर के समय के अंदर लेट 16th सेंचुरी की मलमल जो है वो मलमल खस के उस नाम से हुई, और वो जो है हाउस होल्ड और जो एम्परर्स का कलेक्शन है उसमें उन्होंने अपना स्थान बनाया। It was Akbar's again who deemed muslin suitable for India's summers and who designed the Mughal jama, men's outwear with fitted top and a pleated skirt falling to below the knee. अकबर जो थे उन्होंने मसलिन को समर्स के लिए जो है उन्होंने देखा कि बहुत सूटेबल है, उन्होंने मुगल जामा, वो डिजाइन द मुगल जामा मेंस आउटवियर विद फिटेड टॉप, उन्होंने एंड विद टॉप एंड प्लीटेड स्कर्ट फॉलिंग टू बिलो द नी, उन्होंने ये मसलिन से ही उस समय बनाया। सो ये एक है कि गारमेंट है जो इस समय अकबर ने समर्स के लिए इसमें क्रिएट किया था, उसमें बनवाया था, डिजाइन किया था।
ठीक है। सो वीविंग इज अगर हम कहें बंगाल में वीविंग उतनी पुरानी है जितनी का बंगाल की अपनी कहानी है, उतना पुराना है। अगर हम इसकी बात कहें आपसे 10वीं शताब्दी की, इसमें इन द चर्य पदर्स ऑफ 10th century written on palm leaves in the oldest form of Bengal language yet known, the loom, yarn and weaving present mystical concept. चर्य पदर्स है 10वीं शताब्दी के, उसके अंदर भी जो कि पाम लीव्स पे लिखा गया है उसमें बंगाल के लूम, यार्न, वीविंग इनके बारे में पता चलता है। तो अब आप देखें कि ढाका की मलमल की जब मैं बात कर रही हूँ बंगाल की, तो ये कितने पुराने रूप से ये सिखाई गई है। वीवर्स पॉपुलेट मंगल काव्यास, उनको मेडविकल बंगाली पोइट्स जो लिखा है उसमें भी इसमें बताया गया है। कुछ उनमें ये भी लिखाया गया है कि टेराकोटा से इफेक्ट प्रभावित डिजाइन भी इसमें ली गई थी। तो अगर हम आगे बात कहें, मसलिन की हिस्ट्री की मैं बात कर चुकी हूँ, ठीक है आपसे। अगर हम कहें द कॉनिकल गवर्नमेंट फेवर्ड इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश टेक्सटाइल, ढाका की मलमल, अब हम ये बात करें कि लुप्त प्राय से क्यों हो गई। पहली बात तो क्या है, जो ब्रिटिश जब टाइम आया तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश टेक्सटाइल को इंपोर्ट करने पे जोर दिया। हमारा जो लोकल अपने यहाँ का टेक्सटाइल था उसको इन लोगों ने मतलब सपोर्ट नहीं किया। इवन सपोर्ट नहीं किया के साथ साथ इन लोगों ने क्या किया कि जो लोग इनको जानते थे, इस कला को जानते थे, इस वीविंग को जानते थे, उन सारे बुनकरों के जो हैंड्स है, उनकी फिंगर्स और जो थंब है वो काट दिए गए। तो सभी के, तो ये कला जो उस समय के लोगों को पता थी वो आगे ट्रांसफर हुई ही नहीं। The Bengali muslin industry was suppressed by various conical policies. As a result, the quality of muslin suffered and the fineness of the cloth was lost. ये इसका रीजन ये रहा कि जो हमारा बंगाल का, मैं एक्चुअली मैंने आप देखा एक भी पिक, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल भी है, ऐसी जब है ही नहीं तो मैं आपको उस समय की कहाँ दिखाऊं। एक आध है जो अकबर की कोर्ट की है जो मैं अभी आपको दिखा दूंगी, उसके अलावा वो पुरानी वाली जो मसलिन है उतने आप म्यूजियम में कहीं कहीं कहाँ आपको मिल जाए तो एक अलग बात है, वो उसके बारे में मैं नहीं कहूंगी। तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा पिक्चर्स उसकी यहाँ पर अभी आपको दिखाई भी नहीं है, ठीक है। सो ये हमारी जो आर्ट है वीविंग की, ये खत्म हो चुकी है, ठीक है। और ये देखें, ये एक पिक मुझे मिला था, जहांगीर के दरबार का है ये। तो ये मसलिन का गारमेंट पहना हुआ है, तो ये आप देखें, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी के बारे में, किस कदर ये अच्छी मसलिन रही है। आप जो आज मसलिन का स्वरूप देखते हैं, ये मसलिन 100% कॉटन की बात की जा रही है। ये मसलिन टुडे हैज कम टू मीन ऑलमोस्ट एंड लाइट वेट, गॉजी, मोस्टली इनएक्सपेंसिव, मशीन मिल्ड कॉटन क्लोथ। आज जो आप मसलिन देखते हैं वो मसलिन नहीं है, वो हैंडलूम वाली जो बात की जा रही थी, ढाका की जो मलमल है वो नहीं है। आज आप जो देखते हैं वो लाइट वेट भी है, गॉजी भी है, आप इनएक्सपेंसिव, अब तो महंगी भी नहीं है क्योंकि मशीन मेड कॉटन क्लोथ हो चुका है ये, है ना। तो ये आज जो देख रहे हैं वो स्वरूप नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि मसलिन कॉटन जो है वो सरफेस के लिए जिसकी है वो स्मूथ होती है, अच्छी होती है। Cotton is stated the historian Ferdinand Brodel was first used by the ancient civilization on the Indus, while the art of weaving itself has been traced back to much earlier time. इंडस वैली के सिविलाइजेशंस, उससे पहले भी आप देखिए अगर हम यार आर्ट है, इसके एविडेंसेस मिलते हैं। This had start perhaps was any ancient India became proficient in making cotton textile. अब हमारा जो इंडिया है, अब अगर आपकी बात कहें, इंडिया के अंदर हमारी कॉटन टेक्सटाइल की एक्सपर्टीज रही है, इसके एविडेंसेस कई जगह पे पाए गए हैं। They become a staple export commodity to the Roman Empire and they expanded in volume in the Middle Ages. हमारा जो एक्सपोर्ट कमोडिटी हमारी जो है वो रोमन एम्पायर वगैरह भी, और कई और जो दूसरी कंपनी है रोमन जिसमें हम कहें, वो हमारे इस ढाका की मलमल के लिए प्रसिद्ध उस समय रहे हैं। तो अब तो ये खत्म ही हो गई है। सो आप जाने, आप अभी बीच में थोड़ा सा मैं ब्रेक लेती हूँ। ठीक है, हाँ है, म्यूजियम में कुछ एक है, आप दूर से देख सकते हो, लेकिन उसका संरक्षित रखी गई है। बट एज सच कपड़ा अगर हम कहीं पर भी देखें तो उसके लिए मैं श्योर नहीं कहूंगी आपको। अब मुझे आप बताएं जरा कि आपको ढाका की मिल के बारे में आ गया है समझ में, ढाका की मलमल से आगे बढ़े हम, क्योंकि ढाका के मलमल के बारे में एक हिस्ट्री ही है।
आज जो वो है ही नहीं, तो आज उससे रिलेटेड मैं आपको और कुछ बात नहीं कर पाऊंगी। सो ढाका की मलमल आपको क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़े। ओके, चलिए ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं जामदानी। जामदानी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मसलिन टेक्सटाइल ऑफ बंगाल। अब मैं आपसे बोलूं कि मैं फिर से यहाँ पे बात कर रही हूँ आपसे कि ये मसलिन की बात करें, क्योंकि एक्चुअली ये सुंदर है, लेकिन इसमें क्या है, मसलिन के साथ से मलमल के साथ साथ सोने चांदी के तारों के साथ में प्रयोग किया जाता था, इसलिए ये अलग है, थोड़ी सी जामदानी अलग है। तो इसके ऊपर ये साड़ियां हैं, जामदानी जो बात की जा रही है, ये बहुत ही कलाकृत सुंदर नमूने आज भी बनते हैं। ठीक है, ढाका की साड़ियां जो है इनमें जितना हल्कापन, बारीकी, अब क्योंकि मैं बारीक मलमल की बात कर रही हूँ तो अब आप ढाका की साड़ियों में भी देखेंगे वो ट्रांसपेरेंट इफेक्ट आप नजर आएगा आपको। ठीक है, जो जामदानी की मैं बात कर रही हूँ आपसे, उसमें आपको उतना तो नहीं दिखेगा, उतनी महीन, उतनी बारीक, उतनी सुंदर वो आपको अभी देखने को नहीं मिलेंगी। बट हाँ, फिर भी जो भी इसका स्वरूप है वो आप कह सकते हो कि हाँ अभी भी वो ट्रांसपेरेंट इफेक्ट तो है, पर वो पुराना जो परंपरागत था वो अभी नहीं है। उस समय जो मोटिव्स थे इसके, वो चांदी सोने के तारों से बनाए जाते थे और ये वीविंग के दौरान बनाए जाते थे, एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये वीविंग के दौरान ताना बाना जब बुन के कपड़ा बना रहे उसी हिसाब से ग्राफ पेपर पे डिजाइन बना के उस हिसाब से आगे बनाया जाता था। और ढाका की साड़ियों को ही जो बताते हैं उनको कहा जाता है जामदानी कहा जाता है। अब जामदानी में अगर हम बात करें इसमें, तो आप ये समझ चुके हैं कि ढाका की जो साड़ियां हैं जिसके अंदर साड़ियों में हम मलमल के साथ में सोने चांदी आदि का प्रयोग जो करेंगे तो वो आपकी कहलाएगी जामदानी, राइट। Jamdani is one of the finest muslin textile of Bengal, produced in Dhaka district, Bangladesh for centuries. The word Jamdani is of Persian origin. Jam means flower and Dani means a vase. That means ये पुराना शब्द है, पर्शियन है। तो ये वर्ड जो जामदानी है आपका, इसमें आप अगर द जामदानी वीविंग ट्रेडिशन इज ऑफ बंगाल ओरिजिन, द वीविंग टेक्निक इज कॉल्ड जामदानी विच इज एन एज ओल्ड टेक्निक। ये बहुत पुरानी टेक्निक है, ये वीविंग टेक्निक ही जो है इसी को जामदानी कहते हैं। Now the same weaving technique is popularized with the name Nilambari Knot and Uppada in South India. ये सेम जो टेक्निक है ये आजकल प्रचलित हो गई है साउथ इंडिया में, जो कि ये उपपदा के नाम से, और ठीक है, नॉर्थ एंड उपपदा इन साउथ, सॉरी उपपदा नॉर्थ एंड उपपदा साउथ में नीलांबरी के नाम से ये फेमस हो गई है। बच्चे, ये कोई लिख रहा है ये रेडमी टू मी यूट्यूब पे आपकी लिंक कैसे मिलेगी? बच्चे मिल जाएगी, मैं लास्ट में आपको बता दूंगी। ठीक है, यूट्यूब से पे लिंक की बात हम करेंगे वेबिनार के एंड में। ओके, अभी आप फिलहाल जो भी मुझे इनपुट्स दें, जो भी आप चैट में लिखे, वॉइस के रिगार्डिंग, स्क्रीन शेयर के रिगार्डिंग, टॉपिक समझने के रिगार्डिंग, ताकि मैं इसी पीपीटी पे आपको दोबारा उसको रिपीट कर दूं। ओके, मैं आपको जरूर मिलेगी, इसका आंसर मैं करूंगी आपको वेबिनार के एंड में। निमी का यूट्यूब चैनल है, उसमें सब अवेलेबल है, राइट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट टाइम एंड लेबर इंटेंसिव फॉर्म ऑफ हैंडलूम वीविंग। ये बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग है जो हैंडलूम से बनती जाती है। हैंडलूम से देखो जो भी बनेगी ना बच्चों, वो टाइम कंज्यूमिंग होगी और इसी वजह से उसकी रेट भी बहुत ज्यादा है। एक तो आप जो उसमें रेशा यूज कर रहे हो वो बिल्कुल उत्तम क्वालिटी के यूज कर रहे हैं, बिल्कुल प्योर शुद्ध, और उसके बाद फिर वो हैंडलूम है तो टाइम कंज्यूमिंग है, तो फिर इनका क्या है, कॉस्ट पे भी उसका असर पड़ता है। ठीक है, in the first half of the 19th century, James Taylor described the figured or flowered jamdani. In the late 19th century, T.N. Mukherjee referred to this fabric as a jamdani muslin. जो फर्स्ट हाफ 19th सेंचुरी है, जेम्स टेलर ने इनको फिगर और फ्लावर जो जामदानी है इनको इस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया, वर्णन किया, और 19वीं शताब्दी में टी.एन. मुखर्जी ने इस कपड़े को जामदानी मसलिन के नाम से भी बताया है। The mid-19th century saw the decline of Jamdani mainly due to import of cheaper but inferior yarn from Europe and the decline of the Mughal Empire. The weavers were forced to sell their work at lower prices. 19वीं शताब्दी के अंदर ये जो कहीं जो डिक्लाइन हो गई, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यहाँ के लोकल टेक्सटाइल को यूज करने से अच्छा दूसरी जगह से इंपोर्ट करने को जोड़ दिया जाता था उस समय में। तो एक तो मुगल एम्पायर समाप्त हो गया,
और दूसरी बात क्या थी, कपड़ा यान ब्रेशे बाहर से आ रहा है यान, तो उसमें वो क्वालिटी है ही नहीं। अब बनेंगे क्या, मान लीजिए बुनकर वो सेम है लेकिन तो भी यान की क्वालिटी तो वैसी नहीं है। तो और दूसरी बात क्या है, जो बनाने वाले थे उनको बहुत फोर्स्ड, उनको दबाव दिया गया ताकि वो अपने काम को सस्ती प्राइस में बेचे। तो इससे क्या होगा, देखिए बेटा ये बच्चों, वैसे मैं बताऊं आपको ये बात, हालांकि ये अभी हमारी चर्चा का विषय है नहीं हिस्ट्री की बात करना, बट बीइंग ए मतलब एक भारतीय होने के नाते मैं मेंशन जरूर करती हूँ इन सब चीजों को। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगर कला को लुप्त करना है उस समय, जो ब्रिटिश काल की मैं बात कहूँ, तो या तो डायरेक्ट लुप्त कर दी जाए या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में यदि आप जो वीवर है उसको जो चीज, जो मेहनत, मान लीजिए उसकी मेहनत 100 रुपए की है, आप उसको कह रहे हो वो 2 रुपए में बेच सेल कर दे, वो कितना सेल करेगा, कुछ समय बाद क्या करेगा, वो काम बंद करके दूसरा काम ढूंढ लेगा, राइट। सो ये इस तरीके से, अब वो लोअर प्राइस में उसका घर का खर्चा ही नहीं चल रहा है। कुछ लोगों को ये कला है उसने उसे पनिश कर दिया गया, या उसके लिए जो मटेरियल यूज किया गया था फाइन मटेरियल, उस मटेरियल को फोर्सफुली दूसरा मटेरियल जो इंपोर्ट कर रहे हो उसको यान यूज करने के लिए। तो जब क्वालिटी नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली उसका एक्सपोर्ट अपने आप से बंद हो जाएगा। बाहर के लोग तो इसलिए पसंद कर रहे हैं ना इन सब चीजों को, इसलिए लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि उसमें क्वालिटी है। तो ये कुछ कुछ ऐसे टैक्टिक्स रही हैं जो हमारी कला को समाप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। द ओरिजिन ऑफ द जामदानी इज स्टिल अ मिस्ट्री। अगर जामदानी के ओरिजिन की बात करें तो एक रहस्य ही है, क्योंकि मैंने आपको बात किया शब्द पर्शियन, तो अब पर्शियन भी माने क्या माने, बट ये एक रहस्य है, कोई किसी के भी सपोर्ट में कोई एक ठोस प्रमाण नहीं मिल रहा है। The earliest mention of origin of Jamdani and its development as an industry is found in Kautilya's Arthashastra. कौटिल्य की अर्थशास्त्र में जामदानी का वर्णन मिलता है, जो बिफोर कॉमन एरा 3rd सेंचुरी की बुक है, राइट। सो ये उसमें वर्णन है, वेयर इट इज स्टेटेड दैट दिस फाइन क्लोथ वाज यूज्ड इन बंगला एंड पुंद्रा। ये उसमें वर्णन किया गया है कि ये फाइन जो क्लोथ है ये यहाँ पर था। It is mentioned is also found in the book of Periplus of the Athenian Sea and in the accounts of Arab, Chinese and Italian traveler and traders. जो हमारे यहाँ अरब, चाइनीज, इटालियन ट्रैवलर्स एंड ट्रेडर्स थे, उनके भी उसमें मेंशन किया हुआ मिलता है इस बारे में, ठीक है। जो समुद्रिक व्यापार के लिए जो आया करते थे समुद्र के क्षेत्र से हमारे व्यापारी, उनके उसमें भी इसका मिलता है कि हाँ ये यहाँ से लिया करते थे। Jamdani is a fine muslin textile of Bengal produced for centuries in South Rupsi and Narayanganj districts in Bangladesh. जो बांग्लादेश की हम बात करें जामदानी, ये फाइन मसलिन टेक्सटाइल जिसमें सोने और चांदी के तारों को वीविंग में बहुत ही खूबसूरती से प्रयोग किया गया। सो ये साउथ रूपसी ऑफ नारायणगंज डिस्ट्रिक्ट इन बांग्लादेश में सेंचुरी से बनाया जा रहा है। The historical production of Jamdani was patronized by imperial warrants of the Mughal emperors. अगर हम कहें जामदानी को संरक्षण प्रदान किया गया तो मुगल सम्राट जितने भी हैं उन्होंने जामदानी को संरक्षण दिया है, उन्होंने अपने गारमेंट में इसको बहुत अच्छे से यूज किया। Under British colonialism, the Bengali Jamdani and Muslim industry rapidly declined due to colonial import policies favoring industrial manufactured textile. Industrial manufactured textile को support करने के लिए ये जो ब्रिटिश काल में है, ये मैं आपको चर्चा कर चुकी हूँ, और ये हर एक टेक्सटाइल में आएगा, चाहे ढाका की मलमल की बात हो जाए या जामदानी की बात हो जाए या बलूच, सब में आएगा कि उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की को जोर दे के यान को इंपोर्ट करके यहाँ के यूज ना करके ये सब चीजों को करके इनको नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। In more recent years, the production of Jamdani has witnessed a revival in Bangladesh. कुछ समय से बांग्लादेश में ये वापस है, जो पुनः इसका पुनः निर्माण स्टार्ट हुआ। जामदानी is typically woven using a mixture of cotton and gold thread. जामदानी के बारे में आप एक शब्द क्या बोलेंगे, कॉटन एंड गोल्ड थ्रेड्स के प्रयोग करके जो वोवन मटेरियल रेडी किया गया, साड़ियां बनाई गई, तो वो आपकी जामदानी साड़ी कहलाई। अब क्योंकि कॉटन मसलिन है तो ट्रांसपेरेंस भी होगी उसके अंदर, और गोल्ड और सिल्वर के रेशे से डिजाइनिंग भी उस पर दिखाई देगी आपको। In 2013, the traditional art of weaving Jamdani was declared a UNESCO Intangible Cultural Heritage of Humanity. 2013 में UNESCO Intangible Cultural Heritage of Humanity इसको डिक्लेयर किया गया है। जामदानी was originally known as ढकाई, named after the city of Dhaka. जामदानी साड़ी की अगर आप कहेंगे तो जामदानी साड़ी के लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे, ढकाई। ढकाई साड़ी, अगर ढकाई साड़ी बोली जा रही है तो ये अंडरस्टूड है कि जामदानी की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। सो अब ये कुछ जामदानी है जो है, ये कलरफुल अभी के तरीके से है,
और ये क्योंकि उस टाइम की नहीं है, ये बाद की अभी की है। मैंने जस्ट आपको जामदानी क्या है वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको दिखाया है। ये आप देखें, गोल्ड सिल्वर, अब आजकल कलरफुल धागे का यूज करने किया जाने लगा है, बट अब इसके मोटिव्स पे आप ध्यान देंगे तो मैं मोटिव्स के अब नाम बताऊंगी, अलग अलग नाम से अलग अलग जानी जाती है साड़ी। सी, ये पुराना मोटिव है बहुत, और ये एज इट इज अभी भी यूज किया जाता है। सी, ये देखें आप, कलर्ड देखिए, ये जामदानी का ही उन्होंने गारमेंट पहना हुआ है। ये वर्क इस पे जामदानी हो रखा है जो सेंटर में जिस तरीके से दिखाया गया है। From the middle of the 19th century, there was a gradual decline in the जामदानी industry. 19वीं शताब्दी के मध्य में जामदानी का धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ है। नंबर ऑफ फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू दिस डिक्लाइन, द सब्सिक्वेंट इम्पोर्ट, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। देयर मोस्ट मुगल एम्परर इसका एक रीजन रहा है। विलेज लाइक मधुरापुर एंड Jangalbadi, both in the Kishoreganj districts, once famous for the जामदानी industry, went into gradual oblivion. ये भी हैं धीरे धीरे जो जामदानी इंडस्ट्री के नाम से जाने जाते थे, ये धीरे धीरे ये भी अब खत्म हो चुके हैं, राइट। For traditional जामदानी weaving, a very elementary pit loom is used. अगर हम कहें इसके लिए जो परंपरागत जामदानी बनाने के लिए पिट लूम यूज किया जाता है, जो कैरिड ऑन बाय वीवर इन हिज, या तो वीवर जो है वो किससे, या तो उसके आसपास जो अप्रेंटिस है उनके द्वारा, या उसकी अपनी फैमिली मेंबर्स के द्वारा ये काम किया जाता था। वीविंग नीडल इज मेड फ्रॉम बफेलो हॉर्न और टैमरिंड वुड और टू एम्ब्रॉयडरी द फ्लोरल सीक्वेंस ऑफ एनी अदर पैटर्न। यहाँ पे देखिए, जो नीडल इसमें बनाई जाती थी अगर काम करने के लिए, वो बेफेलो हॉर्न और टैमरिंड वुड उसकी बनाई जाती थी। और वेफ्ट यार्न जो है ये अलग अलग तरीके से बैकग्राउंड में डिफरेंट कलर के उसमें डिजाइन देने के लिए इंटरलेस किए जाते थे। द पैटर्न ऑफ द डिजाइन ड्रॉन ऑन पेपर इज प्रिंट बीनीथ द वार्प थ्रेड्स एंड एज द वीविंग प्रोसेस द डिजाइन आर वर्किंग लाइक एम्ब्रॉयडरी। ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है, लेकिन बनाते समय क्या है, काम उसी तरीके से किया जाएगा जैसे एम्ब्रॉयडरी में मोटिव्स को ध्यान रख के किया जाता है। तो अब इसमें क्या है, पेपर के ऊपर बना लिया जाएगा, और जो आपके वार्प थ्रेड है वीविंग प्रोसेस में उसी हिसाब से समझते हुए उसको उनके कलर्स को आपको वीव करना है। द स्टैंडर्ड वेब क्रिएट्स अ फाइन शेयर फैब्रिक while the supplementary weft with thicker thread adds the intricate patterns to it. जो स्टैंडर्ड वेफ्ट था, जो यान है, वो तो फाइन और शेयर फैब्रिक बनाता है, फाइन और शेयर फैब्रिक है ना, और साथ में जो वेफ्ट उसमें जा रहे हैं वो जो पैटर्न जो आपका बनना है उसको क्रिएट इसमें जामदानी में करते हैं। अब हम देखें कलर्स की बात करें, ये जामदानी है। कलर्स, द बेस फैब्रिक इज ट्रेडिशनली व्हाइट, ब्लैक, ग्रे विद गोल्ड बॉर्डर्स। अगर हम बात कर रहे हैं आपसे बेस फैब्रिक की, तो ये मेन क्या है, ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से ग्रे, ब्लैक, व्हाइट विथ गोल्ड बॉर्डर्स इसका हुआ करता था। द मोटिव्स आर ऑफन वोवन विथ मरून, व्हाइट, ग्रीन, ब्लैक, सिल्वर एंड गोल्डन कलर थ्रेड्स। देखिए ये है जो इससे बनाए जाते थे, ठीक है। इसमें जो ये है मोटिव्स जो हैं आपके, वो आप देख ले फिर से, मरून कलर, व्हाइट कलर, ग्रीन, ब्लैक, सिल्वर एंड गोल्डन कलर। अब आप यहाँ देखें, ये एक जामदानी का डिजाइन ही है जो पहले भी था। जामदानी पैटर्न्स आर मोस्टली ऑफ ज्योमेट्रिक, प्लांट एंड फ्लोरल डिजाइंस एंड आर सेड टू हैव ओरिजिनेटेड थाउजेंड ऑफ इयर्स अगो। ये जो क्या कहते हैं, फ्लोरल डिजाइन, प्लांट के डिजाइन, ज्योमेट्रिकल है, इनके पैटर्न्स के डिजाइन ये हुआ करते थे, हुआ करते हैं भी, ठीक है। अब जामदानी में क्या है, कुछ मैं आपसे पैटर्न्स की बात कर रही हूँ तब आपसे, तो मैं कॉमन मोटिव्स क्या है, कमल और लोटस फ्लावर्स, असावली फ्लोरिंग वाइन्स, बंगड़ी मोर, पिकोक इन बंगाल, बंगाल जो है बंगला, बंगड़ी मोर, तोता मैना, पैरटन मैना, हमर परिंदा, पीजेंट बर्ड, ठीक है। If these design covered the entire field of the sari, it is called झालर नक्शा, झालर और जाल। अगर ये पूरी जो डिजाइन है जो एंटायर एरिया, एंटायर फील्ड को कवर कर देगी साड़ी में, तो फिर आप उसको झालर नक्शा, झालर और जाल इसके नाम से आप इसको कहेंगे। इसके अलावा इसके जो फेमस बूटे कहे जाते हैं जामदानी के, चंपा चमेली है ना, बूटेदार साड़ी, बूटा पूरे भाग साड़ी में रहेगा,
तिरछी लाइनों पे बनाई जाएगी डिजाइन, कुछ गुच्छे वाले डिजाइन होगी, कुछ छोटे छोटे फ्लावर्स के डिजाइन होगी, कुछ बड़े बड़े फ्लावर्स के डिजाइन होगी। ये सारी डिजाइन हैं जो आप इसमें देखेंगे। इफ देयर इज वन लार्ज फ्लावर और एनी अदर मोटिव देन इट इज कॉल्ड द तोड़दार। यदि बड़े फ्लावर हैं तो यहाँ पर इसको कहा जाएगा तोड़दार, ठीक है। ऑफ एनी अदर मोटिव देन इट इज तोड़दार। इसके अलावा मोस्ट प्राइस्ड अमंग ऑल मोटिव्स इज द पन्ना हजारे। अगर सारे मोटिव से बनी साड़ी की बात की जाए तो सबसे अधिक हम कहेंगे कीमती, तो वो कौन सी है एक्सपेंसिव, पन्ना हजारे। और द 1000 एमरल्ड, if it is with rows of flower it is known as फुलवार जामदानी। देखिए अब इसमें अगर हम बात कहें, अगर बूटे समझदार, पूरे साड़ी के ऊपर बूटे बने हुए हैं, छोटी छोटी बूटियां बनी हुई है बूटे, तो वो कहलाएगी बूटेदार साड़ी। अगर तिरछी लाइंस में डिजाइन बनी हुई है तो वो तेरछा कहलाएगी। अगर बहुत फूलों के बड़े बड़े फ्लावर्स जो बने हुए हैं, गुच्छों के रूप में बड़े बड़े फ्लावर्स बने हुए हैं, तो वो आपकी तोड़दार कहलाएगी। ये देखिए तोड़दार ही है आपको जो दिखाया गया है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात कहें इसके अंदर बॉर्डर और आंचल पे डिजाइन कौन कौन सी होगी, पशु पक्षी के डिजाइन हो गई हैं आपकी, मोर की डिजाइन हो गई हैं आपकी, ठीक है। और इसके अलावा आपकी मोर के डिजाइन के अलावा कौन कौन सी हो गई हैं, इसमें आप हंस हो गए। मोर और हंस जो वीवर्स है उनके सबसे कहते पसंदीदा मोटिव्स हुआ करते थे। और कुछ क्या है, कुछ पुरानी माइथोलॉजी और लोकल ट्रेडिशनल के आधार पर जो कहानियां हैं वो भी आप उसमें देखेंगे डिजाइन्स में दिखाई देती थी। जामदानी पैटर्न्स जो हैं उसमें आपने ये देखे मोर हो गए, हंस हो गए, कुछ ह्यूमन फिगर्स भी आप इसमें देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप इसके अंदर क्या करेंगे कि पुराने कथाओं का मैंने आपको जिक्र कर ही दिया, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स भी हैं जो आप जामदानी में आपको अलग अलग तरीके के दिखाई देंगे। सो अब ढकाई जामदानी sarees are distinct from other variety by its very fine texture resembling muslin and the elaborate and ornate workmanship। जो ढकाई जामदानी साड़ी है, ये आप मसलिन से आप ये देखिए ढकाई है, इसमें ये अभी की है जामदानी ये, बट ये पुरानी नहीं है। इस तरीके की जो मैं आपको समझाना चाह रही थी, देखिए वीविंग में डिजाइन बनी है, जितने भी फ्लावर्स और ये सब बने हैं ये सब वीविंग में बने हैं। बॉर्डर में आप देखिए ज्योमेट्रिकल डिजाइन है, फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिकल दोनों हैं। These sarees have multicolored linear or floral motifs of all over the body and border are have and exquisitely designed elaborate पल्लू पे डिजाइन डिफरेंट रहेगा। मैंगो मोटिव्स इसमें रहेंगे। मैंगो मोटिव्स क्या दिखाएंगे, फर्टिलिटी, ग्रोथ, मैरिटल ब्लिस इज ए वेरी पॉपुलर डिजाइन इन जामदानी साड़ीज। जब भी शुभ अवसरों पर, विवाह के अवसरों पर साड़ी दी जाएगी तो उसमें मैंगो मोटिव है, उसको ये सोच के कि ये फर्टिलिटी का, ग्रोथ का, मैरिटल ब्लिस का ये प्रतीक है, ठीक है। तो ये है ढकाई साड़ी की। अब हम देखें कौन कौन सी जामदानी है जो ढकाई की बात मैं कर रही हूँ। तंगेल जामदानी, these sarees have जामदानी motifs on तंगेल fabric, hence known as तंगेल जामदानी। This is a variety of same लेकिन मसलिन, लेकिन वो तंगेल फैब्रिक का नाम है, उसके ऊपर जब जामदानी की गई है तो फिर वो कहलाई आपकी तंगेल जामदानी। The traditional तंगेल borders had a पदू और लोटस पैटर्न, प्रदीप और लैम्प पैटर्न। इसमें लोटस पैटर्न, लैम्प पैटर्न, ये इसमें ट्रेडिशनल तंगेली बॉर्डर्स जो है इसमें ये दिखाई देंगे। From the use of single color on the border, they begin to use 2 to 3 color to give it मीनाकारी effect। जैसे सिंगल कलर बॉर्डर के साथ साथ ही अगर हम कहें इसमें ये भी शुरू हो गए मीनाकारी प्रभाव दिखाने के लिए, उसमें 2 या 3 कलर भी इसकी साड़ी में शुरू हुए हैं। लेकिन ये सिंगल कलर में पहले जो दिखाई देती थी वो सिंगल कलर बॉर्डर में नजर आती थी। Having a tighter weave than any other जामदानी, धनीखाली जामदानी is hardier। Its bold body colors and contrasting borders and absurdly low prices make them very affordable। ये दूसरी जामदानी का नाम है धनीखाली जामदानी। ये क्या है, थोड़ी सी वीव इसकी टाइट है और इसके जो कलर्स है वो बोल्ड कलर्स हैं। लाइक जो बोल्ड कलर्स में आपके कौन हो गए, रेड एंड ग्रीन है, डार्क शेड्स जो हैं, कॉन्ट्रास्टिंग बॉर्डर्स हैं। तो ये क्या है, इसकी ये थोड़ी सी सस्ती प्राइस की जो जामदानी है वो है जो कि इसको अफोर्डेबल बनाती है। अब हम जामदानी का देखते हैं करंट स्टेटस, आज का क्या स्टेटस है। फ्यू म्यूजियम में बहुत कम, रेयरेस्ट रेयर, तो पुरानी जामदानी आपको मिल जाएगी, ठीक है, जामदानी अवेलेबल मिल जाएगी। लेकिन आज जो स्वरूप है जामदानी का,
According to a national daily, a senior tanti or ustad earns about taka 2,500 to taka 3,000 per month. एक ये नेशनल डेली के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि तंती यानी उस्ताद जो मेन जो हेड है, उस्ताद इसको जानने वाला, इस कला को जानने वाला, ठीक है, सीनियर तंती बुनकर को कहा गया है, वो पर मंथ 2,500 टका से 3,000 टका उसको कमाने को मिल रहा है। पहली चीज तो जूनियर वीवर्स गेट मच लेस अराउंड टका 1,600, मतलब उससे जो कम जूनियर्स हैं उनको तो 1,600 टका मिलता है। तो एज ए रिजल्ट मैनी पीपल डू नॉट वांट देयर चिल्ड्रन टू कम टू द प्रोफेशन। बहुत सारे बुनकर क्या चाहते हैं कि वो इस प्रोफेशन में आए ही नहीं, प्रेफरिंग द मोर ल्यूक्रेटिव गारमेंट इंडस्ट्री, और जो दूसरी अगर है उसमें वो जाएं, इस कला को वो आगे ना करें। हालांकि कुछ टाइम से गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन आर ट्राइंग टू रिवाइव द ओल्ड ग्लोरी ऑफ ढकाई जामदानी, ये वहां की बात की जा रही है, ठीक है, in a bit of to avoid the middleman। बिचौलिए बहुत होते हैं तो बुनकरों को वो पैसा मिल ही नहीं पाता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन लाइक रेडियंट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, शंतु मरियम यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड अदर आर हेल्पिंग डिजाइनर्स क्रिएट न्यू जामदानी डिजाइन से, जो ये वहां पर ये काम कर रहे हैं ताकि जामदानी जो है वो दिखाई दे और जामदानी का काम जो है वो अभी भी सर्वाइव कर पाए। क्योंकि देखिए हैंडलूम में सबसे विशेष यही बात है कि यदि हैंडलूम का काम करने वालों को उसका पैसा नहीं मिलेगा प्रॉपर, तो फिर वो काम कैसे कर पाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बालूचरी ऑफ, आगे हम आज नहीं डिस्कशन कर पाएंगे क्योंकि समय हो चला है, तो बालूचरी ऑफ बंगाल की जो बात है वो मैं आपसे कल करूंगी। अब जरा आपकी चैट देख ली जाए, ठीक है। यूट्यूब लिंक कैसे मिलेगी, रेड आप इस पे लिखें। पहली चीज कई तरीके से मिल सकता है, निम्मी यूट्यूब चैनल आप देखें, उसमें सब अवेलेबल है। आप इस परफेक्ट ये नाम डाल के मेरा सर्च कर ले, सोनू घिया ऑन निम्मी, वो मिल जाएगा। टॉपिक का नाम डाल के सर्च कर ले, वो मिल जाएगा। ओके, सो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो निम्मी यूट्यूब चैनल है, वो उसमें सभी किए हैं। और क्या है, ओके, सो कुछ चैट बॉक्स में लिखना चाहते हैं। कल डीएम के टॉपिक नहीं हो पाएगा, पहले मैं दो, किसी ने लिखा है मैं दो जो टॉपिक अपना ये कंप्लीट कर दूं, जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है 9 और 10 में, उसके बाद में मैं ड्रेस मेकिंग के टॉपिक्स हैं जो लेके आऊंगी। अजय राजपूत आप देखना चाहें तो ऑलरेडी मेरे कुछ हैं वो अवेलेबल है निम्मी यूट्यूब पे, जो ड्रेस मेकिंग और इसमें कॉमन है टॉपिक, फैशन डिजाइन में कॉमन टॉपिक्स हैं, लाइक आपका मेजरमेंट टेक्निक्स हो गया है, लाइक आपका इसके अलावा स्कर्ट के बारे में है, स्लीव्स के बारे में है, राइट, ठीक है ना। तो ये उसके अलावा स्विंग से रिलेटेड है, स्विंग कंपोनेंट है, वो कॉमन टॉपिक है। आप देखेंगे टॉपिक का नाम मेरे नाम के साथ में निम्मी यूट्यूब चैनल पे, तो आपको वो टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में मंडे से स्टार्ट करूंगी ड्रेस मेकिंग और एफडीटी के जो कॉमन टॉपिक्स हैं, ताकि सभी बच्चों को उससे बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। और कोई कुछ लिखना चाहता है? Any question? Thank you, Radha Shivare beta. Okay, thank you किरण, थैंक यू। आप क्लास के लिए कह रहे हैं, थैंक यू। आपको समझ आया सबको? चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं, बाय बाय। मैं वेबिनार एंड के लिए रिक्वेस्ट करूंगी रौनक सर से, सर प्लीज एंड कर दीजिए। Okay, ma'am. Thank you very much. I'm ending this meeting.